हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। बच्चों, 12th अकाउंटेंसी में आज हम जो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन पेपर्स को स्टेप बाय स्टेप हल करने वाले हैं। अभी आप लोगों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा है और उसमें अकाउंटेंसी पेपर के लिए हम कुछ तैयारी करने वाले हैं। तो उसमें पिछले 5 सालों में जो पेपर हुए हैं उन पेपर्स में से अभी हाफ ईयरली तक का हमारा जितना कोर्स है उस कोर्स को हम कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जो एग्ज़ाम है उसमें एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी और उसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, ये है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 2021 का पेपर है। अब हम सभी को मालूम ही है, ठीक है। तो इसमें शुरुआत में इस प्रकार का आपको पेपर मिलता है। 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन। इस प्रकार से हमारा जो पेपर है वो बटा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर शुरू में आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, ठीक है। ये दिया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है जैसे 5 प्रकार के हैं तो 5-5 नंबर के हैं, मतलब हर एक में 5 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 अति लघु उत्तरीय, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक रहेगा। मतलब जो 6 से 10 फिर 11 से 14, यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने उसका 2021 के बाद में कुछ उन्होंने चेंज कर दिया था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। अभी जो हमारा जो पैटर्न है वो क्या है, 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जिसमें विकल्प है, रिक्त स्थान है, सही जोड़ी है, सत्य सत्य और एक वाक्य वाले। इन पाँचों को मिला करके 32 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 1-1 नंबर के रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो गए हमारे 32। उसके बाद में 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मतलब 2 दाम 20 नंबर के आपके 2 नंबर वाले हो गए, फिर 3 नंबर वाले और फिर 4 नंबर वाले। तो ये मानकर चलो 3 नंबर वाले भी अभी हम प्रश्न देखेंगे 2 पिछले साल का, तो उसमें मार्किंग पता चल जाएगी। लेकिन जनरली 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव, फिर 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इस प्रकार के नंबर के प्रश्न रहते हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले 2021 हम करने वाले 21, 22, 23, 24 और 25, ऐसे 5 साल के पेपर करेंगे जो कि आपका अभी हाफ ईयरली तक आने वाला है। सही विकल्प चुनना है। फर्म के पुनर्गठन में जिस साझेदार का लाभ का भाग पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं। तो फर्म का पुनर्गठन कब होता है? जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, जब कोई पुराना साझेदार फर्म को छोड़कर चला जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर उनका पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन करते हैं। ऐसी कंडीशन में फर्म का पुनर्गठन होता है। तो जिस साझेदार का लाभ का भाग पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है, भाई जो साझेदार थे, अब मान लो पुराना साझेदार था, फर्म के पुनर्गठन से उस साझेदार का जो लाभ का भाग है वह पूर्व की तुलना में बढ़ गया, मतलब अब उसका लाभ पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो गया, मतलब उसको लाभ हो रहा है, प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो ये कौन सा साझेदार कहलाएगा? तो ये कौन सा कहलाएगा? नफ़ा मतलब लाभ, नफ़े वाला साझेदार। अब यहाँ पर त्याग करने वाला साझेदार भी लिखा है, मुख्य साझेदार भी लिखा है, प्रभावपूर्ण साझेदार भी लिखा है। तो पुनर्गठन में या तो त्याग करने वाला साझेदार होता है या प्राप्त करने वाला साझेदार होता है, ठीक है, या फिर हानि वाला साझेदार होता है और एक नफ़े वाला साझेदार। जैसे इसको त्याग करने वाला या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, प्राप्ति वाला साझेदार, ऐसा भी हो सकता है। तो जो अधिक प्राप्त करेगा तो वो क्या होगा, प्राप्ति वाला साझेदार भी कह सकते हैं या नफ़े वाला साझेदार भी कहेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नफ़े वाला साझेदार। या फिर अब उसको क्वेश्चन को कैसे बदल भी सकते हैं कि फर्म के पुनर्गठन में जिस साझेदार का लाभ का भाग पूर्व की तुलना में, यहाँ हम लिख देते हैं कम हो जाता है, पूर्व की तुलना में कम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। ऐसा बदल दिया गया। भाई हमें यदि समझ है तो प्रश्न को ऐसे भी घुमा दें, हम उसका आंसर दे सकते हैं। यदि बढ़ जाता है पूर्व की तुलना में तो नफ़े वाला साझेदार, यदि घट जाएगा पूर्व की तुलना में कि पहले जो उसको मिलता था उससे कम हो गया, तो ये क्या होगा, त्याग करने वाला साझेदार कहलाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, त्याग करने वाला साझेदार कहलाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार से उसको बदल दे, हम उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फिर क्वेश्चन है कि विघटन की दशा में
फर्म की संपत्तियां वसूली खाते में अंतरित की जाती है। तो विघटन मतलब फर्म का विघटन, फर्म को बंद किया जा रहा है, फर्म की सारी संपत्तियां बेची जा रही है, उनसे वसूली की जा रही है और बाहरी दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। तो ये कंडीशन मतलब फर्म का व्यापार पूरी तरह से बंद करना। तो विघटन की दशा में फर्म की संपत्तियां वसूली खाते में हस्तांतरित की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। कौन से मूल्य पर? भाई अभी संपत्तियां कहाँ लिखी हुई है? चिट्ठे में लिखी हुई है। दायित्व कहाँ लिखे? वो भी चिट्ठे में लिखे हैं। संपत्ति पक्ष में संपत्तियां लिखी है, दायित्व पक्ष में दायित्व लिखे गए हैं। अब हम जब फर्म का विघटन कर रहे हैं तो सारी संपत्तियों को उठा के हम वसूली खाते में डेबिट करते हैं और सारे बाहरी जो दायित्व हैं उनको उठा के हम वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में ले जाते हैं। अब जो संपत्तियां हैं, चिट्ठे में जो संपत्तियां लिखी गई है उनको उसी मूल्य पर उठा के हम वसूली खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसी मूल्य पर मतलब उसको कहा जाता है बुक वैल्यू, या हम बोलते हैं पुस्तक मूल्य। चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में मान लो भवन 50,000 का लिखा है तो वही का वही 50,000 रुपये हम कहाँ लिख देंगे? वसूली खाते में लिख देंगे। इसे कहते हैं पुस्तक मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है बाजार मूल्य नहीं, भाई जिस समय फर्म समाप्त हो रही है उस समय भवन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। चिट्ठे में मान लो 50,000 लिखा है तो बाजार में उसकी वैल्यू 1 लाख भी हो सकती है या 10,000 भी हो सकती है। हम बाजार वैल्यू को ध्यान नहीं देंगे, हम किसको ध्यान देंगे? उसके वास्तविक मूल्य को भी ध्यान नहीं देंगे, उसके वास्तविक मूल्य को भी ध्यान देंगे कि भाई रियल में आज भवन हम अंदाज़ा लगाते हैं ना कि अरे आज वास्तव में मेरी बिल्डिंग की वैल्यू इतनी होगी, तो उस वैल्यू को भी ध्यान नहीं देना है। नाम मात्र के मूल्य को भी ध्यान नहीं देना है। तो किसको ध्यान देना है? पुस्तक मूल्य पर। मतलब चिट्ठे में आपकी अकाउंट की पुस्तकों में आपने आपकी संपत्ति की जो मूल्य लिखा हुआ है वही मूल्य पर वसूली खाते में उसको हस्तांतरित किया जाता है पुस्तक मूल्य, या इसको बोला जाता है बुक वैल्यू। क्या बोला जाता है इसको? बुक वैल्यू भी बोला जाता है या पुस्तक मूल्य भी बोला जाता है। तो कई बच्चे कन्फ्यूज, पुस्तक मतलब कि आपके अकाउंट्स जो होते हैं, आपके जो लेखे होते हैं, व्यापार के जो लेखे होते हैं वो पुस्तक कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3। एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की कम से कम संख्या होनी आवश्यक है। भाई अब यहाँ पर कंपनियों के प्रकार आ गए। दो प्रकार की कंपनियाँ होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है मतलब सार्वजनिक कंपनी, और एक होती है प्राइवेट कंपनी मतलब निजी कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में सदस्यों की संख्या हमें मालूम होना चाहिए, कम से कम सदस्यों की संख्या। एक जो प्राइवेट कंपनी होती है मतलब पब्लिक मतलब सार्वजनिक कंपनी। ठीक है, तो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या है कम से कम कितनी होना चाहिए? 7, और अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं, अधिकतम कोई सीमा नहीं। इसी प्रकार से जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनी मतलब निजी कंपनी, तो निजी कंपनी में कम से कम होना चाहिए 2 और अधिकतम जो उसकी सीमा है 200। दोनों बात आ गई। अब किसी भी प्रकार से पूछ ले क्वेश्चन को कि एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की कम से कम संख्या होनी चाहिए तो कितने होना चाहिए? 7। अब वो अधिकतम पूछ ले तो यदि वो ऑप्शन दिया होगा कि कोई सीमा नहीं, यदि इसकी जगह बोल दे कि निजी कंपनी में कम से कम कितने होना चाहिए तो 2 और अधिकतम कितने होना चाहिए तो 200 होना चाहिए। किसी भी प्रकार से पूछ लो, ठीक है, तो ये हम उसका आंसर दे सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, चिट्ठे को कहा जाता है। भाई चिट्ठा मीन्स स्थिति विवरण, बैलेंस शीट, ठीक है, वित्तीय विवरण जो कि व्यवसाय के वित्तीय विवरणों को बताता है। तो चिट्ठे को कहा जाता है संपत्ति विवरण कहा जाता है, दायित्व विवरण कहा जाता है, स्थिति विवरण कहा जाता है, आय विवरण। अब यदि आप बोलोगे कि सर संपत्ति विवरण, संपत्तियां लिखी रहती है तो संपत्तियों का भी तो विवरण है, लेकिन ये एक पक्षीय आंसर हो गया। हम क्या बोल सकते हैं कि उसमें दायित्व भी तो लिखे हैं, तो फिर ये पूरा आंसर नहीं हुआ। आप बोलोगे सर दायित्व भी लिखी है तो फिर संपत्तियां कहाँ गई, तो ये भी एक पक्षीय आंसर हो गया, अधूरा आंसर हो गया। पूरा आंसर क्या होगा? स्थिति विवरण, व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का जो विवरण बताने वाला विवरण है वो कहलाता है बैलेंस शीट, या उसे हम कहते हैं चिट्ठा। ठीक है, आय विवरण तो हो गया हमारा व्यापार खाता और लाभ हानि खाता। यही जो वित्तीय विवरण होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा शुरुआत में कि जो वित्तीय विवरण होते हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है। वित्तीय विवरणों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं आय विवरण और दूसरे होते हैं स्थिति विवरण। क्लियर? अब ये आय विवरण को फिर हम 2 भाग उसमें बांटेंगे। एक होता है हमारा व्यापार खाता और एक होता है हमारा लाभ हानि खाता। ये
हमारे व्यापार की आय व्यय का विवरण देते हैं। और दूसरा होता है स्थिति, तो स्थिति विवरण मतलब चिट्ठा, स्थिति विवरण का मतलब होता है चिट्ठा। तो ये जो स्थिति विवरण है ये इसे हम बोलते हैं चिट्ठा, या चिट्ठे को ही क्या बोला जाता है, स्थिति विवरण बोलते हैं। जैसे पहले शक्तिमान आता था तो वो अपना गंगाराम के रूप में रूप बदल लेता था, तो बोलते हैं ना कि गंगाराम ही शक्तिमान है, तो गंगाराम नाम था कि क्या नाम था, है ना। तो ये इस प्रकार से स्थिति विवरण ही चिट्ठा है या चिट्ठा ही स्थिति विवरण है। फिर है दीर्घकालीन उधारी का भुगतान करना है, दीर्घकालीन उधारी का भुगतान करना है। अब ये संचालन क्रिया है, ये किससे रिलेटेड हो गया, ये रोकड़ प्रवाह विवरण से रिलेटेड हो गया। अब हो सकता है कि आप लोगों को अभी पढ़ाया नहीं गया होगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपकी सबसे लास्ट यूनिट है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इसको यदि आप स्थिर माइंड से समझ लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ कि उससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो आप आंसर दे सकते हो। चलिए, साझेदारों, अब क्या है, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं? भाई देखो, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में फट से लाइट चमकना चाहिए कि ये कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है। हमने अकाउंट्स पढ़े हैं, ठीक है, यूनिट वाइज पढ़ा है, तो हमारे दिमाग में फट से दिमाग में ये हमारा ध्यान वहाँ चला जाना चाहिए कि ये कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ दिया है साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं, ये कौन सी यूनिट से, तो साझेदारी के मूल तत्व जो पहला ही जो चैप्टर है ना, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि साझेदारों के खाते पूंजी खाते बनाए जाते हैं, दो पद्धतियों से बनाए जाते हैं, स्थायी पूंजी पद्धति, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी पूंजी पद्धति में हम दो खाते बनाते हैं, दो प्रकार के पूंजी खाते बनाते हैं, एक स्थायी पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में केवल एक ही खाता बनता है, साझेदारों का पूंजी खाता। तो यहाँ पर साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं, तो साझेदारों के चालू खाते कब बनेंगे, स्थायी पूंजी पद्धति से जब साझेदारों के पूंजी खाते रखे जाएंगे, स्थायी पूंजी पद्धति में, ठीक है, स्थायी पूंजी पद्धति में। मतलब साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं, जब स्थायी पूंजी पद्धति में खाते बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर और थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, तो भाई किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साझेदारों के पूंजी खाते, ठीक है, तो साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं वह दो पद्धतियों से रखे जाते हैं। एक है स्थायी पूंजी पद्धति और दूसरी है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, ठीक है। अब स्थायी पूंजी पद्धति में दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, एक पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता, ठीक है। और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में केवल एक ही खाता बनता है और वो बनता है पूंजी खाता। बस आपने यदि इस चार्ट को समझ लिया, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, जैसे अब इसमें से उन्होंने क्वेश्चन बना दिया कि साझेदारों का चालू खाता कब बनाया जाता है, तो आप क्या उत्तर दोगे, साझेदारों का जो चालू खाता है ये कब बनाया जा रहा है, जब कौन सी पद्धति से हम पूंजी खाता बना रहे हैं, स्थायी पूंजी पद्धति से बना रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ आ गया। यदि वो पूछ ले कि भाई साझेदारों का चालू जो एक ही खाता कब बनता है, केवल पूंजी खाता कब बनाया जाता है, तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में। लेकिन ये कॉमन हो गया, इसके लिए अलग से क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से जो क्वेश्चन बाहर निकल रहा है वो कौन सा है कि भाई क्योंकि ये अलग है ना, ये चालू खाता है एक अलग प्रकार से, है ना। अब इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, कौन सा कि कौन सी पद्धति में साझेदारों की पूंजी स्थिर रहती है, तो उसके नाम में आ रहा है भाई परिवर्तनशील में तो पूंजी परिवर्तित रहेगी, स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी कैसी रहेगी, स्थायी रहेगी। तो स्थायी पूंजी पद्धति में
उसकी जो पूंजी है हमेशा कैसी रहेगी, स्थायी रहेगी। और जो भी फ्लक्चुएशन है, जो भी परिवर्तन है, वो किस में होता रहेगा, चालू खाते में। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्थायी पूंजी पद्धति में साझेदारों के वेतन, साझेदारों का वेतन है, पूंजी पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज है, ये सब कौन से खाते में लिखा जाता है, पूंजी खाते में लिखा जाता है कि चालू खाते में लिखा जाता है। तो स्थायी पूंजी पद्धति में जो साझेदारों का वेतन, पूंजी पर ब्याज, ये सब कहाँ लिखा जाता है, चालू खाते में लिखा जाता है। तो फिर पूंजी खाते में क्या लिखा जाता है, केवल और केवल उनकी पूंजी लिखी जाती है जो उन्होंने व्यापार प्रारंभ करते समय पूंजी लगाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से हमें पूछ लिया जाता है। तो ये आप बता सकते हो कि भाई साझेदारों के जो पूंजी खाते, ऐसा पूछा है साझेदारों के पूंजी खाते कितनी प्रकार से, कितनी पद्धति से बनाए जाते हैं, 2 पद्धतियों से बनाए जाते हैं, एक स्थायी पूंजी पद्धति और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। फिर पूछ लिया जाता है स्थायी पूंजी पद्धति में कितने खाते बनाए जाते हैं, तो 2 खाते बनाए जाते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में कितने खाते बनाए जाते हैं, एक ही खाता, मतलब ये दोनों को जोड़ करके एक खाता बना दिया जाता है, पूंजी खाता। क्लियर? चलो, तो इस प्रकार से हम उसका जो जवाब है वो आप दे सकते हैं कि साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं, तो स्थायी पूंजी पद्धति में साझेदारों के चालू खाते बनाए जाते हैं। अगला है, किस प्रकार की ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है। तो किस प्रकार की ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है, तो ख्याति मीन्स गुडविल, जो कि दिखाई नहीं देती है। सबसे पहले तो ख्याति के बारे में मालूम होना चाहिए कि ख्याति कैसी संपत्ति, ख्याति एक क्या है, ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। चलो इसको भी हम समझ लेते हैं कि यहाँ प्रश्न है कि किस प्रकार की ख्याति का मूल्य सर्वाधिक है। आप खुद ही इसका जवाब दे दोगे। देखो सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि ख्याति क्या है। ख्याति के बारे में यदि आप जानना चाहोगे तो ख्याति क्या है, तो सबसे पहले तो ख्याति क्या है, एक स्थायी संपत्ति है। ख्याति क्या है, स्थायी संपत्ति है। देखिए जो व्यापार होता है, व्यापार में 2 प्रकार की संपत्तियां होती है, एक स्थायी संपत्ति होती है, दूसरा चालू संपत्ति होती है। स्थायी संपत्तियां मतलब जो 1 वर्ष से अधिक वर्ष के लिए व्यापार में उपयोग होती है, जो स्थायी होती है, जो व्यापार में लाभ कमाने में मदद करती है, वो सब संपत्तियां कहलाती है स्थायी संपत्ति। जैसे भूमि है, भवन है, मशीनरी है, फर्नीचर है। तो इसी प्रकार से जो ख्याति है ये भी क्या है, व्यापार की स्थायी संपत्ति है। दूसरा जो स्थायी संपत्तियों में 2 प्रकार फिर होते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। मतलब एक होती है दृश्य मूर्त जिसको बोलते हैं, और एक होती है अमूर्त। मूर्त मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ फर्नीचर टेबल रखी है तो मैं टेबल को पकड़ के बता सकता हूँ कि हाँ टेबल है, देख सकता हूँ, उसको छू सकता हूँ। लेकिन दूसरी होती है अमूर्त। अमूर्त का मतलब कि जो दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी संपत्तियाँ, जो ऐसी संपत्ति जो स्थायी है और अमूर्त है, तो वो संपत्ति कहलाती है ख्याति। तो ख्याति एक तो स्थायी संपत्ति है और दूसरी कैसी है, वो अमूर्त है। अमूर्त का मतलब कि जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे उसको केवल महसूस कर सकते हैं। भाई जैसे किसी व्यक्ति का नाम, भाई आप भी स्कूल जाते हो तो आपने किसी टीचर का बहुत नाम सुना होगा, किसी प्रिंसिपल का बहुत नाम सुना होगा, किसी अधिकारी का बहुत नाम सुना होगा। आपके गांव में किसी व्यक्ति की बहुत इज्जत आपने सुनी होगी, अरे वो व्यक्ति तो ऐसा इतना बड़ा है। किसी नेता के बारे में सुना होगा। तो सुना हुआ जो है वो आप दिखाई नहीं देता है, मतलब वो उसकी क्या है, ख्याति है, वो उसकी गुडविल है वो। ठीक है, आप उसको छू नहीं सकते, उसकी ख्याति को, उसकी जो प्रतिष्ठा को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि भाई उसकी ख्याति कितनी है, कितने लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ख्याति है, व्यापार की ख्याति मतलब कि उसके व्यापार को कितने लोग जानते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, जितने लोग उसकी दुकान पर आएंगे, कस्टमर जितने ज़्यादा आएंगे उतनी उसकी गुडविल। क्योंकि कोई भी सुनकर ही आता है कि अरे उस दुकान पर तो ऐसा सामान मिलता है, अच्छा मिलता है, सस्ता मिलता है, क्वालिटी का मिलता है। तो कोई भी कस्टमर सुनना, उसने उसकी ख्याति सुनी, मतलब उसकी प्रतिष्ठा, उसके गुणों के बारे में सुना और फिर उस दुकान में सामान लेने चला जाता है। तो जितने ज़्यादा कस्टमर आएंगे, अब ये जो कस्टमर आने से उसका माल ज़्यादा बिकेगा और उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, दूसरे की अपेक्षा उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब ये जो ज़्यादा लाभ हो रहा है किस कारण से हो रहा है, ये गुडविल के कारण हो रहा है। मतलब व्यक्ति की प्रतिष्ठा से ही वो पैसा कमा सकता है।
और वो प्रतिष्ठा कैसे आती है, वो उसके क्वालिटी के कारण, उसके गुणों के कारण, उसके कामों के कारण, उसकी जो अच्छाइयों के कारण उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्रतिष्ठा से व्यापार बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ख्याति कैसे संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है और अमूर्त संपत्ति है। अब यहाँ पर ख्याति के प्रकार यदि हम देखेंगे तो ख्याति के थोड़े से मैं प्रकार बताऊँ। जैसे प्रश्न पूछा है कि कौन सी ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है, तो पहले तो हमने ख्याति को समझ लिया। अब यदि मैं ख्याति के प्रकार बताऊं कि ख्याति कितने प्रकार की होती है, तो ख्याति के प्रकारों में सबसे पहले होती है, उसको जानवरों के स्वभाव के साथ जोड़ा है, कुत्ता, बिल्ली और चूहा। ठीक है, इस प्रकार से उसको जोड़ दिया गया है। तो सबसे पहली जो सबसे कम मूल्य वाली जो होती है, सबसे कम मूल्य, जिस ख्याति का मूल्य सबसे कम होता है वो कहलाती है घुमक्कड़ ख्याति। उसका स्वभाव कैसा होता है, घुमक्कड़। अब बताओ ऐसा कौन सा जानवर है जो एक जगह नहीं टिकता, तो हमारे जो आसपास रहने वाला है, हमारे घरों में रहने वाला है, तो वो जानवर कौन सा है, वो है चूहा। चूहा, भाई चूहे को देखा, वो एक जगह नहीं रहता। आज आपके घर में दिखाई देगा, कल आपके बाड़े में दिखाई देगा, तीसरे दिन आपके खलिहान में दिखाई देगा, चौथे दिन आपके खेत में दिखाई देगा, तो कभी नाली में दिखाई देगा, तो कभी किसी के खेत में दिखाई देगा। मतलब वो सभी घरों में घूमता है। तो यहाँ पर ये सब किससे रिलेटेड है, कस्टमर से रिलेटेड है। मतलब ऐसा ग्राहक जिसका स्वभाव किसके जैसा है, चूहे के जैसा है। और चूहा कैसा होता है, घुमक्कड़ होता है। और ऐसा जो कस्टमर जो कि एक दुकान पर नहीं जाता, वो हर बार जब भी जाता है तो आज इस दुकान से खरीदा, कल दूसरी दुकान से खरीदेगा, परसों तीसरी दुकान से खरीदेगा, मतलब उसकी दुकान फिक्स नहीं है। तो ऐसा जो ग्राहक है उसकी विशेषता हो गई चूहे की स्वभाव, और चूहा होता है घुमक्कड़। और ऐसे व्यापार की जो ख्याति है वो सबसे कम मूल्य की होती है। क्यों, क्योंकि उसके कस्टमर फिक्स नहीं है, उसके कस्टमर फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं होने से उसके व्यापार की जो प्रॉफिट है वो फिक्स नहीं है। कभी बहुत सारे कस्टमर आ सकते हैं और कभी कोई भी कस्टमर नहीं आए। तो इसलिए ऐसे जो व्यापार है, उस व्यापार की जो वैल्यू है, उसकी जो गुडविल है, वो गुडविल कैसी होगी, सबसे कम मूल्य की होगी, सबसे कम मूल्य की होगी। दूसरा जो जानवर है वो उसकी जो उस व्यापार की वैल्यू कम मूल्य होगा, मतलब इससे कम। जो चूहे के स्वभाव वाली है, मैंने यहाँ सबसे ये लिखा, सबसे कम, फिर उससे कम वो हो गए। मतलब यहाँ पर स्वामी भक्त। अब स्वामी भक्त कौन होता है भैया, स्वामी भक्त आप जान गए कौन सा जानवर होता है, कुत्ता। कुत्ते का स्वभाव कैसा होता है, स्वामी भक्त। अब ये कुत्ते का स्वभाव वाला जो कस्टमर है, भाई कुत्ते का स्वभाव क्या है, वो अपने मालिक के पास ही जाता है। 100 लोग खड़े होंगे, उसमें से आप छोड़ दो तो वो अपने मालिक के पास चला जाएगा। इसका मतलब आप बाजार में गए, ऐसा कस्टमर जो बाजार में गया और बाजार में जाने के बाद 100 दुकानें हैं, लेकिन वो कहाँ जाएगा, जहाँ पर उसको जिस व्यापारी को पसंद करता है, जिस दुकानदार को पसंद करता है, मतलब जो दुकान उसको अच्छी लगती है, मतलब जिसके प्रति वो स्वामी भक्त है, उसी दुकान पर जाएगा। मतलब एक ही दुकान से खरीदता है, लेकिन वो दुकान पे भी किसको पसंद कर रहा है, उसके मालिक के व्यवहार को पसंद कर रहा है, और इसीलिए उस दुकान पर जाता है। मान लो कल को उस दुकान का मालिक बदल जाएगा तो उस दुकान पे जाना बंद कर देगा। मतलब यहाँ पर आपको किसको देखना है, मालिक को देखना है। मतलब वो कस्टमर किसको देखकर जा रहा है, उस दुकानदार, जो दुकान का मालिक है। जैसे कई बार आप गांव में देखते होंगे, किराना दुकान पर मान लो पिताजी बैठे हैं, तो पिताजी का व्यवहार थोड़ा खड़ूस है और लड़के का व्यवहार अच्छा है, तो कई बार हम सामान लेने जाते तो बोले यार पिताजी बैठे यार अभी नहीं चलती, लड़का बैठेगा तब चलेंगे, या उसकी मम्मी बैठेगी तब जाएंगे। मतलब व्यक्ति के व्यवहार को देख करके भी कस्टमर जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो ख्याति है, इसका जो मूल्य है इससे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये सबसे कम, फिर ये कम वैल्यू है ना। अब ये जो है, अब अगला जो है वो कौन सा है, अब यहाँ पर क्या है, फिक्स है। इसके कस्टमर कैसे है, फिक्स है, वो मालिक को देख कर आ रहे हैं। कल को यदि उसने दुकान बेच दी, दूसरा मालिक बैठ गया, तो वो उस दुकान पे नहीं जाएगा। वो मालिक जहाँ जाएगा, मान लो उसने लिख देता है ना, कई दुकानदार लिख देते हैं स्थान परिवर्तन, ये दुकान वहाँ चली गई, तो वो कस्टमर के लिए लिखते हैं कि जो हमारे कस्टमर बंधे हुए वो हमारी दूसरी दुकान पर आ जाएंगे। तो ऐसी जो ख्याति होती है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है, और इसकी वैल्यू इससे मतलब थोड़ी ज़्यादा होती है। सबसे कम वैल्यू इसकी, फिर उससे
जो सबसे कम, फिर उससे अधिक, है ना, इससे अधिक इसकी वैल्यू होती है, और सबसे अधिक, सबसे अधिक। अब यहाँ पर सबसे अधिक तो स्थान प्रिय। मैं ये गुण क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी किसी भी प्रकार से पूछ लिया घुमक्कड़ प्रकार की ख्याति कौन सी है, तो चूहे के स्वभाव वाली। ये स्वामी भक्त ख्याति कौन सी है, तो कुत्ते के स्वभाव वाली। और स्थान प्रिय, स्थान प्रिय किसको होता है, कौन सा जानवर है भैया, तो यहाँ पर आ गई बिल्ली। स्थान प्रिय कौन सा जानवर आ गया, तो यहाँ पर आ गई बिल्ली, आ गई स्थान प्रिय। ठीक है, तो बिल्ली स्थान प्रिय होती है, वो एक ही जगह रहती है। आप देखो यदि उसने कहीं पर बच्चे दिए हैं, मतलब वो वहीं आसपास ही आपको दिखेगी हमेशा, एक ही घर में, दो घर में, वहीं की वहीं आपको घूमती फिरती दिखेगी। आप आपके घर में रह रही है तो आपके घर में स्थान, उसको स्थान प्रिय है। तो ऐसा कस्टमर जिसको स्थान प्रिय है, फिर चाहे उस दुकान के मालिक कितने भी बदल जाए, आज कोई उस दुकान को बेच देगा, दूसरा मालिक बैठ गया, तो भी वो कस्टमर क्या जाएगा, उस स्थान पर ही जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके घर से वो स्थान पास में। जैसे हम कभी कोई मार्केट है तो कई व्यक्ति उस मार्केट में ही जाएंगे, क्योंकि वो मार्केट पास में है, सारी चीज़ें सब एक साथ मिल जाती है, अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें सब उसको वहीं मिल जाती है। ठीक है, तो हमारे शहर में जैसे किसी को बुधवारा बाजार में जाना है तो वो बुधवारा से सब सामान ले लेता है, बॉम्बे बाजार में जाना है तो वहाँ से सब सामान खरीद लेता है। तो इस प्रकार से जो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति स्थान प्रिय होती है, और स्थान प्रिय ख्याति की जो वैल्यू है वो सबसे अधिक होती है। क्यों, क्योंकि मालिक कितने भी बदल जाए, वो कस्टमर उसी स्थान से सामान खरीदने वाले, इसीलिए तो उस स्थान की जो जगह, उस जगह की वैल्यू बहुत अधिक होती है। वहाँ पर कोई दुकान खरीदेगा तो 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ तक के बिकती है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसका आंसर दे सकते हो। ये 3 प्रकार की ख्याति हो गई। ठीक है, 3 प्रकार के जानवरों से जोड़ दिया, चूहा, कुत्ता और बिल्ली। सबसे कम वैल्यू इसकी, फिर उससे अधिक वैल्यू कुत्ते के स्वभाव वाली, और सबसे अधिक वैल्यू किसकी होती है, बिल्ली के स्वभाव वाली। अब बिल्ली का स्वभाव स्थान प्रिय, कभी पूछ लिया था स्थान प्रिय ख्याति, है ना, स्वामी भक्त और घुमक्कड़। तो सबसे अधिक, हमारा प्रश्न था सबसे अधिक मूल्य कौन सी ख्याति का होता है। तो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं सबसे अधिक वैल्यू। अब आप खुद ही जवाब दे दोगे कि सबसे अधिक वैल्यू वाली ख्याति कौन सी है। यहाँ एक वाक्य, किस प्रकार की ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है। अब यहाँ पर किस प्रकार की ख्याति का मतलब स्थान प्रिय। क्या लिखोगे, स्थान प्रिय या बिल्ली के स्वभाव वाली। स्थान प्रिय या फिर बिल्ली के स्वभाव वाली। फिर है ऐच्छिक साझेदारी की दशा में फर्म का विघटन कैसे हो सकता है। तो साझेदारी है, साझेदारी जो है वो साझेदारी फर्म के अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना। तो एक साझेदारी होती है ऐच्छिक साझेदारी। अब ऐच्छिक साझेदारी उसमें नाम है, जैसे इच्छाधारी नागिन, कि वो नागिन भी बन सकती है और इंसान भी बन जाती है। तो इच्छा, ऐसी साझेदारी जो इच्छा पे डिपेंड कर रही है कि भाई कल को साझेदारों की इच्छा हुई कि आज हमें साझेदारी को समाप्त करना है, बंद करना है, तो उसी दिन वो कोई भी सूचना देगा कि आज हम साझेदारी को बंद करना चाहते हैं, और साझेदारी बंद हो जाएगी। ऐच्छिक साझेदारी की दशा में फर्म का विघटन कैसे हो सकता है, तो सूचना के माध्यम से। एक साझेदार ने बाकी साझेदारों को सूचना दे दी, और सूचना के द्वारा वह फर्म का विघटन कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक कंपनी की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है। भाई कंपनी की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है, तो कंपनी की संपत्ति पर अंशधारियों का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, अंशधारियों का होता है, क्योंकि कंपनी के असली मालिक कौन है, अंशधारी है। कंपनी के असली मालिक कौन है, अंशधारी, इसलिए संपत्तियों पर किसका अधिकार है, अंशधारियों का। इस बिंदु पर कुल लागत कुल विक्रय के बराबर होती है। भाई कुल लागत और कुल विक्रय ये दोनों बराबर होना। जैसे मान लो आपने कोई सी वस्तु बनाई, और उस वस्तु को बनाने में आपको कितनी लागत लगी, 100 रुपये लगी। आप मार्केट में गए और आपने उसको कितने में बेचा, 100 रुपये में बेच दिया। मतलब ऐसा बिंदु जहाँ पर लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों कैसे हो गए, क्रॉस हो गए, आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो वह बिंदु कहलाता है सम विच्छेद बिंदु। हम क्या बोलते हैं, सम विच्छेद बिंदु। ऐसा बिंदु क्या कहलाता है, सम विच्छेद बिंदु। ठीक है, जहाँ न लाभ, इसको और भी बदल के बोल सकते हैं,
ऐसा बिंदु जहाँ न लाभ हो न हानि हो वो कहलाता है समविच्छेद बिंदु। ये एक विश्लेषण करने की तकनीक है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण करने की तकनीक होती है, क्योंकि व्यापार में क्या होता है कि लागत होती है और विक्रय मूल्य होता है। लाभ और हानि उसी पर डिपेंड करती है। भाई आपको लागत कितनी आई, उससे अधिक मूल्य पर बेचेंगे तो लाभ होगा, उससे कम मूल्य पर बेचेंगे तो हानि होगी। और मान लो जितनी लागत है उतने ही मूल्य पर यदि आपने बेच दिया तो वो क्या होगा, न लाभ न हानि। तो ऐसा बिंदु कहलाता है समविच्छेद बिंदु। और ये एक क्या है, ये वित्तीय विवरणों के विश्लेषण करने की एक टेक्निक है, समविच्छेद विश्लेषण विधि। ठीक है, तो ये थे हमारे एक वाक्य वाले क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं सही जोड़ी की तरफ चलते हैं। अब ये विशिष्ट दान, तो भैया विशिष्ट दान ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये हमारे कोर्स से बाहर हो गया। फिर ये त्याग का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, त्याग का अनुपात कब ज्ञात किया जा सकता है? सबसे पहले तो आप त्याग का अनुपात मतलब फॉर्मूला बोलो, प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात। सिंपल सी बात है भाई, त्याग कब होगा, जब पुराने अनुपात में से नया अनुपात घट जाएगा। हमेशा गणित में कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है, तो पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात, तब क्या होगा, त्याग। तो पुराने अनुपात में से नया अनुपात को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, त्याग अनुपात। बच्चों जैसी सही जोड़ी बनाता हूँ मैं, है ना, तीर से। आपको इस परीक्षा में ऐसा नहीं बनाना है। तो ये हो गया, पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, त्याग। वसूली खाता कब खोला जाता है? भाई वसूली खाता सबसे पहले ध्यान आना चाहिए। वसूली खाता कौन से चैप्टर में बनाया हमने, फर्म के समापन में, फर्म के विघटन पर, है ना, फर्म के विघटन पर बनाया जाता है। और भी इसमें प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, वसूली खाता फर्म के जीवन काल में कितनी बार बनाया जा सकता है? तो जब फर्म का समापन मतलब फर्म की मृत्यु हो रही है, तो फर्म की मृत्यु तो एक ही बार होगी ना। कोई भी इंसान कितनी बार मरता है, एक ही बार मरता है, तो उसके जीवन काल में एक ही बार वसूली खाता बनाया जाता है। तो वसूली खाता कब बनाया जाता है भैया, तो आ गया फर्म के समापन पर। तो वसूली खाता बनाया जाता है फर्म के समापन पर। थोड़ा उसको हम लाइटों को घुमाएंगे। ऋण पत्रधारी को मताधिकार, भाई कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो कंपनी दो प्रकार से पैसे प्राप्त करती है, ठीक है, अंशधारियों से और ऋण पत्रधारियों से। थोड़ा सा उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या होता है कि कई बार बातों को समझ लेने से भी हमें क्लियर हो जाती है। जैसे एक कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी है वो अपनी जो पूंजी है, कंपनी जो है वो अपनी पूंजी किससे प्राप्त करती है, उसकी पूंजी को हम बोलते हैं अंश पूंजी। कंपनी की पूंजी को हम क्या बोलते हैं, अंश पूंजी बोलते हैं। भाई आपने एकाकी व्यापार में तो अंश पूंजी नहीं बोला, साझेदारी में तो आपने अंश पूंजी नहीं बोला, कंपनी में अंश पूंजी क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि जो कंपनी की पूंजी है वह किस में बटी हुई रहती है, वो अंशों में बटी हुई रहती है। और वो जो अंश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक समता अंश होते हैं और एक होते हैं पूर्वाधिकार अंश होते हैं, ठीक है। तो कंपनी जो पूंजी है वो किसके माध्यम से प्राप्त कर रही है, अंशों के माध्यम से प्राप्त करती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं अंश पूंजी। और अंशों को खरीदने वाले लोगों को हम बोलते हैं अंशधारी। अब मान लो अंश पूंजी, कंपनी के पास 100 शेयर थे और 100 रुपये का एक शेयर था और कंपनी ने सब निर्गमित किए और कंपनी ने प्राप्त कर लिया। अब सारे शेयर बिक गए, पैसा भी ले लिया, व्यापार चल रहा है, लेकिन कंपनी को अब और ज़रूरत है। तो कंपनी को अतिरिक्त जब पैसों की ज़रूरत होगी तो कंपनी क्या करेगी, वो ऋण पत्र जारी करेगी। क्या जारी करेगी, ऋण पत्र जारी करेगी। ऋण का मतलब होता है लोन, जनता से लोन लिया जाएगा। जैसे अंश पत्र जारी होता है, इसी प्रकार से कंपनी अपने सील साइन का एक ऋण पत्र जारी करेगी कि भाई हमारे 100 रुपये का एक ऋण पत्र है, जो भी व्यक्ति खरीदेगा उसको हमारी तरफ से ब्याज दिया जाएगा। भाई अंशों के ऊपर क्या मिलता है, लाभांश, और ऋण पत्र पर क्या मिलता है, ब्याज। भाई ऋण का प्रतिफल तो ब्याज ही होता है ना, अंश का प्रतिफल लाभांश और ऋण का प्रतिफल ऋण का प्रतिफल ब्याज। तो ऋण पत्र जारी करेगी, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या प्रश्न था कि जो ऋण पत्र से रिलेटेड है, ऋण पत्र से रिलेटेड है, तो ऋण पत्र कंपनी के द्वारा जो ऋण पत्र जारी किया जाएगा, प्रश्न क्या था हमारा, ध्यान से चूक गया मैं, ऋण पत्रधारी को मताधिकार, ठीक है। तो जो अंशधारी होता है, भाई ये अंश खरीदने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं, अंश पूंजी खरीदने वाले व्यक्तियों को हम बोलते हैं अंशधारी। और ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और इनको मत देने का अधिकार होता है। इनको क्या होता है, मत देने का अधिकार होता है।
चाहे समता अंशधारी हो, पूर्वाधिकार अंशधारी हो, ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और इन्हें मत देने का अधिकार होता है। लेकिन जो ऋण पत्र है, ऋण पत्र खरीदने वाले को हम क्या बोलेंगे? ऋण पत्रधारी। इसको चलो मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ मैं, है ना। यहाँ पर आपको दो भागों में बांट देंगे। कंपनी पैसा दो प्रकार से प्राप्त करती है, अंश पूंजी से और ऋण पूंजी। अंश पूंजी और कहलाती है ऋण पूंजी। अंश पूंजी खरीदने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? अंशधारी। और ऋण पूंजी खरीदने वाले को हम बोलते हैं ऋण पत्रधारी। ठीक है। अंशधारी को मत देने का अधिकार होता है, मताधिकार होता है, और इसको मताधिकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अंशधारी क्या है? ये स्वामी है और मालिक तो वोट दे सकता है। ऋण पत्रधारी कौन है? लेनदार है, और लेनदार को कंपनी के मामलों में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमारा घर ही है, तो घर का जो मालिक है वो तो घर के मामलों में इंटरफेयर कर सकता है, वो मत दे सकता है, अपनी राय दे सकता है, तो वो अपना मत दे सकता है। अंशधारी कंपनी का स्वामी है, वो वोट दे सकता है, मत देने का अधिकार है। लेकिन ऋण पत्रधारी जिसने कंपनी को ऋण दिया है वो कौन हुआ? लेनदार। जैसे हमने किसी बाहरी व्यक्ति से लोन लिया है, ऋण लिया है, तो हमारे घर के मामलों में इंटरफेयर थोड़ी नहीं करेगा। हम उसको बोल देंगे भैया तू तेरा ऋण पकड़, तू तेरा ब्याज ले और घर जा, तेरे ऋण के बदले का तेरा ब्याज ले, घर जा, तुझे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इसी प्रकार से जो ऋण पत्रधारी होते हैं उनको मत देने का अधिकार नहीं होता, अंशधारी को मत देने का अधिकार होता है। अंशधारी वास्तविक स्वामी होते हैं, ऋण पत्रधारी क्या होते हैं? लेनदार होते हैं। एक और बात बता दो, अंशधारियों को प्रतिफल स्वरूप क्या मिलता है? लाभांश मिलता है। लाभांश मतलब लाभ का एक अंश मिलता है। और ऋण पत्रधारी को ऋण पत्र के बदले क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ऋण पत्रधारी है उनको मत देने का अधिकार नहीं होता। चलो, तो यहाँ पर हमारी सही जोड़ी को हम फिर से कर लेते हैं। त्याग का अनुपात मतलब फिर से साफ बना देते हैं। वसूली खाता फर्म के समापन पर ऋण पत्रधारी को मताधिकार प्राप्त नहीं होता। अब बचा साझेदारी में लाभों को बांटना। भाई जो साझेदारी फर्म है वो एक प्रकार का व्यवसाय है जिसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग होते हैं। अब ये कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग क्यों मिले हैं? पार्टी करने मिले हैं, झगड़ा करने के लिए मिले हैं, इसलिए मिले, व्यापार करने के लिए मिले। और व्यापार करने का क्या उद्देश्य होता है? एकमात्र उद्देश्य होता है व्यापारी का लाभ कमाना। तो भाई लाभ यदि कमाएंगे, एक व्यक्ति कमाएगा तो वो पूरा लाभ उसी का, लेकिन कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग जहां आ गए और वो यदि लाभ कमाएंगे तो क्या करेंगे? लाभ को बांटेंगे। बिना बांटे नहीं बांटेंगे तो झगड़ा होगा। तो साझेदारी में लाभों को बांटना ये क्या है? अनिवार्य तत्व है। ये क्या है? अनिवार्य तत्व है। ठीक है। तो साझेदारी में लाभों को बांटना अनिवार्य तत्व होता है। ठीक है। अब ये भाई कौन सा बच गया? ये तो उससे रिलेटेड है, विशिष्ट दान से रिलेटेड है, और ये हमारे कोर्स में नहीं है। ये एक पहली यूनिट चलती थी, प्राप्ति भुगतान खाता, है ना, तो वो हट गया वो। चलो, तो ये हो गया हमारी सही जोड़ी। अब आ जाते हैं हम किस पर? ट्रू और फॉल्स पर आ जाते हैं, सत्य असत्य के ऊपर आ जाते हैं। देख लेते हैं। फिर सत्य असत्य में पहला ही दिया हुआ है जो कि हमारे कोर्स में नहीं है। प्राप्ति भुगतान, आय व्यय खाता या अलाभकारी संस्थाओं का लेखा, ये हमारे कोर्स में नहीं है। प्रत्येक साझेदार में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। अनुबंध, भाई अनुबंध कौन कर सकता है? अनुबंध करना मतलब सौदा करना। भाई मुझे ये सामान बेचना है तो बेचने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा, तो मार्केट जाएंगे, सौदा करेंगे। तो सौदा कौन कर सकता है? कोई बच्चा सौदा नहीं कर सकता। 18 साल से का हमारा जो देश का कानून है उसके अनुसार 18 वर्ष से कम वर्ष का जो बच्चा है वह अवयस्क कहलाता है, उसको सौदे करने का अधिकार नहीं है। 18 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति है वह वयस्क होता है, उसमें अनुबंध करने की क्षमता होती है। ठीक है। और इसीलिए तो साझेदार कौन बन सकता है? जो वयस्क है।
वही साझेदार बन सकता है। वयस्क है इसका मतलब कि उसमें अनुबंध करने की क्षमता, गवर्नमेंट के अनुसार कि 18 वर्ष होने के बाद में वो वयस्क हो जाता है, उसमें अनुबंध करने की क्षमता होती है, कानून उसको मान्यता देता है। तो जो प्रत्येक साझेदार में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, ये क्या है, सत्य है। मान लो बोल दिया कि अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, वो 25 साल का है और पागल है, या कम बुद्धि का है, या फिर दिवालिया, मतलब किसी प्रकार के उसमें कोई फॉल्ट है, तो वो साझेदार नहीं हो सकता। तो पागल, दिवालिया, मंदबुद्धि, वो साझेदार नहीं हो सकता, क्योंकि वो सौदा नहीं कर सकता। जो सौदा नहीं कर सकता तो उसको कोई भी बेवकूफ़ बना देगा, है ना, उसका व्यापार लॉस में चला जाएगा। इसलिए प्रत्येक साझेदार में अनुबंध करने की क्षमता होना चाहिए। ये क्या है, एकदम 100% ट्रू है। त्याग अनुपात मतलब अभी हमने देखा था, ये पहले ही सवाल था, है ना। त्याग अनुपात मतलब प्राप्ति माइनस त्याग, सॉरी, पुराना माइनस नया, है ना। त्याग अनुपात मतलब पुराना माइनस नया, ये ऐसा होना चाहिए, ये गलत है। तो ये पुराना पहले आना था, नया बाद में आना था। पुराना ज़्यादा, उसमें से नया उसको कम मिल रहा है, इसलिए त्याग हो रहा है, ठीक है। प्राप्ति और त्याग का तो फॉर्मूला याद ही कर लेना। प्राप्ति अनुपात मतलब पुराना माइनस नया। फर्म के विघटन के परिणाम स्वरूप फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बिल्कुल भाई, फर्म का विघटन ही हो गया, फर्म का विघटन हो गया तो फर्म का अस्तित्व समाप्त, मतलब ताला लग गया, पूरी संपत्तियां बेच दी गई है, मतलब अब उसका अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। मान लो इसकी जगह लिख देता साझेदारी के विघटन। साझेदारी के विघटन के परिणाम स्वरूप फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। साझेदारी का विघटन मतलब पुनर्गठन, और फर्म का विघटन मतलब फर्म पूरी तरह से बंद हो जाना, ठीक है। ये दो समझ लें। फर्म मतलब दुकान बंद ही हो गई, विघटन होना मतलब बंद हो गई, तो अस्तित्व समाप्त हो गया। और साझेदारी का मतलब उनके बीच में जो शर्तें तय हुई है वो विघटित हो गई, तो नए शर्तें हो जाएगी। साझेदारी का मतलब होता है अनुबंध, अनुबंध में अनुबंध उनका भंग हो गया तो नया अनुबंध हो जाएगा, नई शर्तें बना लेंगे वो, ठीक है। ऋण पत्रधारी कंपनी का सदस्य माना जाता है, नहीं, वो सदस्य नहीं होता। वो कौन होता है, वो होता है लेनदार। ऋण पत्रधारी कौन है, सदस्य नहीं है, वो लेनदार है, ठीक है। सदस्य होता तो स्वामी बन जाता और उसको वोट देने का अधिकार हो जाता। वो लेनदार है, वो स्वामी नहीं है और उसको वोट देने का अधिकार भी नहीं है। फिर चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। तो रिक्त स्थानों में सबसे पहला जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। अब आ रहा है मृतक साझेदार को दे रकम उसके खालिस्तान के खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। भाई साझेदार हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक साझेदार मर गया, तो अब उसको जो दे राशि, उसकी पूंजी है, उसका लाभ है, उसकी जो भी फर्म में उसका जो पैसा है, वो किसको दिया जाएगा। सिंपल सी बात है कि उसकी पत्नी को दिया जाएगा, उसके बच्चे को दिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है, मान लो आपका बैंक में अकाउंट है, ठीक है, किसी व्यक्ति का बैंक में अकाउंट है, जब हम खाता खुलवाते हैं बैंक में तो आपने देखा होगा उसमें हम नॉमिनी भरते हैं। नॉमिनी मतलब कि भाई मेरे मरने के बाद में, मेरे न होने के बाद में मेरा जो बैंक का पैसा है वो किसको बैंक देगी, तो वो अपने नॉमिनी में नाम लिखता है कि अपनी पत्नी को देगा, अपनी माँ को देगा, पिताजी को देगा, पुत्र को देगा, यदि ये कोई नहीं है तो वो अपने भाई को देगा या फिर अपने भतीजे को देगा, किसको देगा वो, है ना। ये नॉमिनी उसमें नाम लिखना पड़ता है। अब मान लो ये सब है, उसके माता पिता पत्नी सब है, पुत्र सब है, लेकिन फिर भी उसने क्या लिख दिया कि मैं फलाने व्यक्ति को नॉमिनी घोषित करता हूँ, तो उसके मरने के बाद में उसकी पत्नी भले ही खड़ी हो जाए, उसका पुत्र भले ही खड़े हो जाए, लेकिन बैंक उसको पैसा नहीं देगी। वो किसको देगी, उसने कानूनी रूप से फॉर्म भरते समय उसमें अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया, जिस व्यक्ति का उसने नॉमिनी में नाम लिखा है उसको ही दिया जाएगा। मतलब कानूनी उत्तराधिकारी, क्या लिखा जाएगा, कानूनी उत्तराधिकारी। इसलिए कई बार तो क्या करते हैं लोग, जब बैंक खाता खोलते हैं तो उसमें नॉमिनी का नाम ही नहीं लिखते हैं। नॉमिनी का नाम यदि नहीं लिखा है तो बैंक किसी को पैसा नहीं देगी, वो पैसा आपका लैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पर नॉमिनी में नाम लिखना जरूरी होता है ना। इसलिए मृतक साझेदार, साझेदार के मरने के बाद अब उसका पैसा किसको मिलेगा, उसको दे राशि कानूनी उत्तराधिकारी, जो उसने घोषित किया है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरा कानूनी उत्तराधिकारी ये व्यक्ति होगा। ऋण पत्रों का प्रतिफल, अभी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले समझाया था, अंशों का प्रतिफल लाभांश और ऋण पत्र का प्रतिफल ब्याज। भाई ऋण, ऋण शब्द आ गया, ऋण का संबंध किससे है, ब्याज से है, इंटरेस्ट से है। आदर्श चल अनुपात क्या है, भाई चल अनुपात, ये
रेशो वाला सवाल आ गया है ना, चालू अनुपात। तो चालू अनुपात फॉर्मूला क्या है, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। इसका मतलब जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपए की संपत्ति है चालू और 50,000 रुपए के दायित्व हैं, तो ये आपकी स्थिति आदर्श स्थिति, मतलब आपके पास 1 लाख रुपए हैं और लोगों को आपको देना कितना है, 50,000 है, तो ये स्थिति कही जाएगी कि आदर्श है। हाँ, ये रेशो क्या कहलाएगा, ये 2:1 रेशो हो गया, आपके जितने दायित्व हैं उससे 2 गुना आपके पास पैसा है, मतलब आपको लोगों को जितना पैसा देना है उससे डबल आपके पास पैसा है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, ये आदर्श स्थिति कहलाती है। इसलिए जो आदर्श अनुपात है वो क्या है, 2:1। आदर्श अनुपात क्या हो गया, 2:1, कि जितने दायित्व है उससे डबल आपके पास संपत्तियां हैं। आयकर का भुगतान कौन सी क्रिया है, तो संचालन क्रिया है। आयकर का भुगतान कौन सी क्रिया है, ये संचालन, ये लास्ट वाली यूनिट है ना, ये आपको लोड नहीं लेने का है, ये फाइनल एग्जाम के लिए लोड ले सकते हो। संचालन क्रिया है, रोकड़ प्रवाह से रिलेटेड है ये। चलो अब आगे, ये हमारा कोर्स के बाहर है, अब इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लें। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको बता दूं, फर्म का पुनर्गठन मतलब क्या होता है, मालूम होगा आप लोगों को। तो फर्म का पुनर्गठन सबसे पहले तो किसे कहते हैं, तो ये हमें मालूम होना चाहिए फर्म का पुनर्गठन कब होता है, तो कौन सी कंडीशन में फर्म का पुनर्गठन होता है, तो उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, ठीक है। दूसरा, नए साझेदार के प्रवेश पर। तीसरा, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। सॉरी, ठीक है, साझेदार के अवकाश ग्रहण या साझेदार की मृत्यु पर। ये 3 कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिसमें फर्म का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। मतलब फर्म का पुनर्गठन का मतलब होता है कि साझेदारों के बीच जो समझौता हुआ है उस समझौते में परिवर्तन होना, वो कहलाता है फर्म का पुनर्गठन। भाई अभी तक मान लो साझेदार जो भी अनुपात से लाभ का विभाजन कर रहे थे, 2:1, 1:2, 3:2, 2:3, जो भी अनुपात से यदि लाभ का विभाजन कर रहे थे बराबर बराबर, अब वो भविष्य में अपने लाभ के अनुपात में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, मतलब कि वो उनके साझेदारी समझौते में परिवर्तन हो रहा है, तो समझौते में परिवर्तन होना ही फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। अब ये समझौते में परिवर्तन किन कंडीशंस में होगा, तो या तो उनके लाभ हानि विभाजन की, भाई पहले लाभ बराबर बराबर बांट रहे थे, अब उन्होंने तय किया कि नहीं अब हम बराबर नहीं बांटेंगे, अब हम तो ऐसा ऐसा लाभ बांटेंगे, तो फर्म का पुनर्गठन होगा। पूरा एक नया साझेदार फर्म में आ रहा है, 2 थे अब तीसरा आ रहा है, तीसरा आएगा तो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा। भाई सीधा सीधा इन तीनों कंडीशन में उनके किस पर प्रभाव पड़ेगा, लाभ पर प्रभाव पड़ेगा। तो इन तीनों कंडीशन स्थिति में क्या होगा, फर्म का पुनर्गठन होगा। तो हमारे पास जो सवाल था वही था कि फर्म के पुनर्गठन का मतलब क्या है, तो फर्म का पुनर्गठन मतलब उनके समझौते में परिवर्तन होना, उनके बीच में जो समझौता हुआ था, साझेदारी सल्लेख जो हुआ था, अनुबंध हुआ था, उसकी शर्तों में परिवर्तन होना फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। नफे के अनुपात का मतलब क्या है, भाई जब फर्म का पुनर्गठन होता है, नफे का अनुपात मतलब, भाई सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख सकते हो नफे का अनुपात मतलब क्या होगा। नफे का, जब भी ये प्रश्न पूछा जाए नफे का अनुपात, तो वहाँ पर आप फॉर्मूला लिख दो नफे का अनुपात, या फिर हम बोलते हैं उसको प्राप्ति अनुपात। नफे के अनुपात को क्या कहा जाता है, प्राप्ति अनुपात भी कहा जाता है। आप उसकी शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, नफे का अनुपात को प्राप्ति अनुपात भी कहा जाता है। जब फर्म का पुनर्गठन होता है, ये किस कंडीशन में निकलता है, पुनर्गठन की स्थिति में निकलता है, ठीक है। तो पुनर्गठन होता है तब नफे का अनुपात निकाला जाता है, और पुनर्गठन की दशा में नफे का अनुपात का जो फॉर्मूला है
वो क्या है? प्राप्ति अनुपात या नफ़े का अनुपात बराबर नया अनुपात ऋण पुराना। भी पहले की तुलना में उसको अधिक लाभ मिलना, पहले की तुलना में अधिक लाभ मिला। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी ये दो साझेदार थे। पुराने अनुपात के अनुसार, ओल्ड अनुपात के अनुसार वह लाभ को कैसा बांटते थे? बराबर बराबर बांटते थे। मान लो उनको 1 लाख रुपए का लाभ हुआ, तो 1 लाख रुपए के लाभ को दोनों कैसे बांटते थे? 50-50 हज़ार रुपये बांटते थे। ये हो गया ओल्ड। अब उन्होंने अपने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन कर लिया। अब उनका जो लाभ विभाजन क्या हो गया? अब उन्होंने कर लिया कि नहीं भैया, अब हमारा लाभ विभाजन होगा 3:2। अब हमारा लाभ का विभाजन क्या होगा? 3:2 होगा। तो अब यदि वो लाभ का विभाजन करेंगे 1 लाख रुपए का, ये कौन सा हो गया? न्यू। तो 1 लाख रुपए को बांटेंगे तो 1 लाख रुपए के कितने हिस्से होंगे? 3 और 2 5 हिस्से होंगे। मतलब एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई? 20,000 रुपये हो गई। तो 3 हिस्सा ए लेगा, एक हिस्से की वैल्यू 20,000, तो 3 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60,000। एक हिस्से की वैल्यू 20,000, तो 2 हिस्से की वैल्यू कितनी होगी? 40,000। भाई पहले तो 1 लाख में से बराबर बराबर बांटते थे, तो ए को मिलता था 50,000, बी को मिलता था 50,000। अब ए को मिलने लग गया 60,000 और बी को मिलने लग गया 40,000। अब ये क्या हो गया? ये पुनर्गठन हो गया। उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने से पुनर्गठन हो गया। पुनर्गठन पर इसको क्या मिल रहा है? नफा हो रहा है, और इसको हो रहा है नुकसान। क्यों? पहले इसको 50 मिलता था, अब मिलने लग गया 60,000, मतलब नफा, मतलब प्राप्ति, है ना। अब पहले इसको 50 मिलता था, अब मिलने लग गया 40, मतलब ये क्या हो गया? त्याग। सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला दोनों आप लिख सकते हो भाई। नफे प्राप्ति अनुपात मतलब नया ज़्यादा मिल रहा है उसको, और पुराना कम है, तो नए में से पुराना घटा दिया तो नफ़ा आ गया। अब यदि इसका त्याग निकालेंगे तो पुराना 50,000 था, नया 40,000, तो पुराने में से नया घटा दिया, तो पुराने में से नया घटा दिया तो क्या आ गया? ये त्याग आ गया। ठीक है। इस प्रकार से नफ़े का अनुपात और त्याग अनुपात, ये दोनों को हम समझ सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं? नफ़े के अनुपात से आप क्या समझते हैं? आगे चलते हैं हम। गैर चालू संपत्तियों में किन किन संपत्तियों को शामिल किया जाता है? अब भाई यहाँ पर गैर चालू संपत्ति मतलब संपत्तियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है चालू संपत्ति और दूसरी होती है गैर चालू संपत्ति। गैर चालू संपत्ति का मतलब होता है फिक्स्ड असेट्स। गैर चालू संपत्ति का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड असेट्स। ये जो असेट्स होती है ना, संपत्तियां जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। दोनों पूछा है। गैर चालू संपत्तियों में किन किन संपत्तियों को शामिल किया जाता है? गैर चालू दायित्वों में कौन कौन सी मदें शामिल होती है? तो हम यहाँ पर दोनों को लिख सकते हैं, गैर चालू संपत्ति और गैर चालू दायित्व, दोनों को हम बता सकते हैं। जैसे हम इसको यहाँ पर समझेंगे तो गैर चालू संपत्ति और गैर चालू दायित्व। संपत्तियाँ, ठीक है। संपत्तियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है गैर चालू और एक होती है चालू। इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स, को बोलते हैं असेट्स, और इसको बोलते हैं करेंट असेट्स। ठीक है। ये इसकी उम्र होती है वो 1 वर्ष, और ये 1 वर्ष से अधिक। ये पहचान तो होना ना, गैर चालू और चालू में क्या अंतर है? तो जिसकी उम्र 1 वर्ष के अंदर जो अपना रूप परिवर्तित कर दे वो होती है चालू संपत्ति, और गैर चालू जो 1 वर्ष से अधिक के लिए व्यापार में उपयोग होने वाली है। जैसे मान लो भवन, ठीक है। तो एक हमने लिखा भूमि, भाई आपने ज़मीन खरीदी, भवन खरीदा, है ना, आपने मशीन खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, ये सब क्या है?
ये व्यापारी किस लिए खरीद रहा है? ये व्यापार में लाभ कमाने के लिए इनका उपयोग करेगा। संपत्तियों का उपयोग किया जाता है। जैसे किसान ने ट्रैक्टर खरीदा तो ट्रैक्टर बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदा, उसने और फसल पैदा करने के लिए ट्रैक्टर खरीदा है, उसके काम में और हाथ बढ़ाएगा वो, हाथ बटाएगा वो। तो ये जो संपत्ति है वो संपत्ति है उसकी, लेकिन उसने सोयाबीन पैदा करी, गेहूं पैदा किया, या फिर उसने कुछ भी मक्का पैदा किया, तो वो फसल है, वो प्रोडक्शन है वो, अब उसको बेचेगा वो, है ना। तो वो उसने पैदा किया है बेचने के लिए, लेकिन ट्रैक्टर किस लिए खरीदा है? काम करने के लिए खरीदा है, उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो इसी प्रकार से भूमि किस लिए खरीदी? व्यापार करने के लिए। भवन किस लिए किया है? वो खरीदा है वहाँ बैठ करके व्यापार करने के लिए। मशीन भी उसने व्यापार में और माल पैदा करने के लिए। फर्नीचर भी वहाँ पर काम करने के लिए। अब करेंट असेट से जो एक वर्ष के अंदर अपना रूप बदल देते हैं, जैसे मान लो कैश मीन्स रोकड़, उसके पास पैसा है, ठीक है, उस पैसे से उसने क्या खरीदा? माल खरीदा, कच्चा माल खरीद लिया, ठीक है। कच्चा माल से फिर उसने क्या बना दिया? पक्का माल बना दिया। रूप बदल रहा है। रोकड़ किस में बदल गया? ये कच्चे माल में बदल गया। कच्चा माल किस में बदल गया? पक्के माल में बदल गया। अब पक्के माल को आपने बेच दिया, उधार बेच दिया, तो उससे क्या बन गया? देनदार बन गया। और एक ने क्या दे दिया आपको? प्राप्ति पत्र दे दिया। एक बोले कि 4 महीने में दूंगा, दूसरा बोले कि मैं 3 महीने में दूंगा, प्राप्ति पत्र दे देता हूं, और तीसरा आपको क्या दे रहा है? कैश दे रहा है। तो ये जो कैश था, कच्चे माल से पक्के माल में, पक्के माल से ये कैश बन गया, ठीक है। फिर ये जो कैश था, कच्चे माल से पक्का माल से देनदार, और देनदार ने फिर आपको क्या दे दिया? कैश दे दिया। तो ये वापस जाकर किस में मिल गया? कैश में बन गया। फिर कच्चा माल, कैश, कच्चे माल में पक्का माल, फिर प्राप्ति पत्र में, प्राप्ति पत्र वाले ने 3 महीने में आपको फिर क्या दे दिया? कैश दे दिया। ये सब कब होना है? ये 1 वर्ष के अंदर हो जाता है। ये सब क्या है? ये करेंट है, चालू है। चालू है मतलब ये गतिशील है, चल रही है, ये मतलब ये अपना रूप परिवर्तित कर रही है। और ये सब कैसी है? ये स्थिर है। ये चालू संपत्ति को हम क्या बोलते हैं? स्थिर बोलते हैं। और ये सब कैसी हैं? ये अस्थिर है। ये स्थिर बोलो या स्थायी संपत्ति बोलो, है ना, इनको हम बोलें अस्थाई बोलो, समझ गए। तो ये गैर चालू संपत्ति और चालू संपत्तियों की इस प्रकार से आप लिस्ट बना सकते हैं। समाकार वित्तीय विवरण, तुलनात्मक वित्तीय विवरण, ये सब आप वहाँ से आपको हटा दिए हैं। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में जो वित्तीय विवरणों के केवल प्रकार पूछा गया है कि वित्तीय विवरण कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बताइए। आय विवरण, स्थिति विवरण के बारे में पूछा जाता है, ये उसके प्रकारों के बारे में नहीं पूछा जाता आजकल। फिर सकल लाभ अनुपात, चालू अनुपात, चलो ये सकल लाभ अनुपात और चालू अनुपात, इसको हमें देखना पड़ेगा, इसका अर्थ देखना पड़ेगा। ये कहाँ से मिलेगा हमें? PDF। चलो अभी मैं साझेदारी सल्लेख की का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, सकल लाभ अनुपात और चल अनुपात का, ठीक है। उसका फॉर्मूला बता के मैं आपको समझा देता हूँ मैं। भाई वैसे सकल लाभ, अब आप मुझे बताओ सकल लाभ जो है वो कहाँ से निकलता है? जब हम व्यापार खाता बनाते हैं तो व्यापार खाता में हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेस, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। उसमें से घटाने के बाद जो आता है वो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है। क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब ये जो सकल लाभ है, मतलब इसका संबंध सीधा सीधा किससे हो गया? ये हो गया विक्रय से। सकल लाभ का जो संबंध है वो किससे हो गया? विक्रय से हो गया। सोच रहा हूँ आपको फिक्स से ही बता दूँ तो ताकि ज़्यादा समझ में आ जाएगा वो। सकल लाभ और चालू अनुपात, ठीक है। चालू अनुपात तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व।
लाभ अनुपात के अंतर्गत आता है इन्वेंट्री, स्टॉक टर्नओवर। सकल लाभ अनुपात, ठीक है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, सकल लाभ अनुपात। सकल लाभ अनुपात, सबसे पहली बात, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है लाभदायकता अनुपात, है ना। अलग अलग प्रकार के अनुपात होते हैं, ठीक है। तो लाभदायकता जो एक कैटेगरी है उसके अंतर्गत ये सकल लाभ अनुपात आता है, जिसमें सकल लाभ अनुपात, फिर संचालन अनुपात, फिर शुद्ध लाभ अनुपात, ये उसी के अंतर्गत आते हैं, किसमें? लाभदायकता के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो सकल लाभ है, अभी मैंने आपको बताया कि सकल लाभ का सीधा सीधा संबंध व्यापार खाते से है, और व्यापार खाते में सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सी है? विक्रय है। तो इसका जो सूत्र है वो क्या है? सकल लाभ का जो सूत्र है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सकल लाभ बटे विक्रय गुणित 100। भाई मान लो 1 लाख रुपए का हमने विक्रय किया, विक्रय हमारा कितने का है? 1 लाख। 1 लाख रुपए के ऊपर मान लो हमें 60,000 रुपये का सकल लाभ हुआ, तो ये 100 पर कितना आएगा? 1 लाख पर हमें 60,000 रुपये का विक्रय हुआ, तो 100 पर कितना होगा? चलो हम उसको यहीं से देख लेते हैं। मान लो 100 रुपये की सेलिंग है, जिस पर आपको 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, सकल लाभ हो रहा है, तो 100 पर कितना? तो 100 से 100 कट गया, मतलब परसेंटेज में क्या आ गया आपका? 60% आ गया। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज क्या आ रहा है? 60% आ रहा है। क्या आप 100 लिखो, 1 लाख लिखो, 10,000 लिखो, 10 लाख लिखो, है ना, उस पर जितना भी आपका विक्रय होगा, तो 1 लाख का माल बेचा, उसमें से आपको जितना भी लाभ होगा वो 100 पर कितना होगा? तो ये इस प्रकार से क्या निकल आएगा? उसका परसेंटेज निकल आएगा कि आपका लाभदायकता का अनुपात क्या है, आपकी लाभ अर्जन करने की क्षमता कितनी है, आप कितना % ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो विक्रय मूल्य है वो जो सकल लाभ है उसके बीच में एक संबंध हम पता कर लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा सकल लाभ अनुपात। अब दूसरा अनुपात आ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण हमारा अनुपात आ रहा है चालू अनुपात, या जिसको हम बोलते हैं चल अनुपात, ठीक है। तो जो चल अनुपात है, इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो चालू अनुपात है ये किसके अंतर्गत आता है? तरलता अनुपात के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तरलता अनुपात के अंतर्गत आता है। अब इसका जो सूत्र है वो सूत्र क्या है? चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, सॉरी, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। अभी प्रश्न भी आया था कि आदर्श चल अनुपात कौन सा होता है, तो 2:1 होता है। अब यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, संपत्तियों के 2 प्रकार बताए थे, एक गैर चालू संपत्तियाँ और दूसरी होती है चालू संपत्तियाँ। चालू संपत्ति की उम्र कितनी होती है? 1 वर्ष की होती है, जो 1 वर्ष में अपना रूप बदल लेती है, तो वो अलग अलग प्रकार की होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा किसको? चालू संपत्ति को समझना पड़ेगा कि चालू संपत्तियाँ कौन सी होती है, फिर चालू दायित्व को समझना पड़ेगा कि चालू दायित्व कौन कौन से होते हैं, तब जाकर हम उनके बीच में संबंध को बता पाएंगे कि दोनों में कितना संबंध है। दोनों में संबंध बताना है, दोनों में संबंध बताना है। जैसे अभी मैंने बताया था कि चालू संपत्तियां मान लो आपके पास 1 लाख रुपए की है और चालू दायित्व आपके 50,000 रुपये के हैं, मतलब आपका जो रेशो है 2/1 या 2:1 आ रहा है, और ये आपका आदर्श अनुपात है कि आपकी देनदारियां 50,000 की है और आपके पास संपत्ति 1 लाख रुपए की है, मतलब आपके पास 2 गुना पैसा है, तो ये आपका आदर्श अनुपात हो गया। तो भाई हमें पता तो चलना चाहिए चालू संपत्तियां कौन कौन सी है जो 1 साल में बदल जाती है। तो चालू संपत्तियों की जो लिस्ट है वो सबसे पहले तो कौन सी है? आ गई कैश, रोकड़, ठीक है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक या कैश इक्विवेलेंट, ये सब किसके अंतर्गत आता है? कैश, बैंक, ठीक है, और कैश इक्विवेलेंट,
कैश इक्विलेंट मतलब कैश के समान, जैसे गोल्ड है या शेयर है जो आप मार्केट में जाओगे तुरंत बेच दोगे और पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे प्रतिभूतियाँ है ना जो कि आप मार्केट में जाकर के तुरंत बेच सकते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये कैश में आता है। बैंक में पैसा है तो बैंक में गए और पैसा निकाल लिया। कैश इक्विलेंट मतलब कैश के समान, रोकड़ के समान, ठीक है, ऐसे रोकड़ के समान जो तुरंत आपके पास से वो कैश में बदल जाएगा। तो एक चालू संपत्ति में सबसे पहला आ गया कैश। दूसरा आ रहा है हमारे पास में, और कौन सा आ रहा है, स्टॉक। स्टॉक मीन्स भाई आपके पास जो बिना बिका माल जो बचा हुआ है वो भी क्या है, चालू संपत्ति है। क्यों? क्योंकि वो बिना बिका माल कब बिक जाएगा वो पता नहीं, लेकिन साल भर के अंदर वो जो बिना बिका माल है वो आप उसको बेचोगे, उससे देनदार बनेंगे, उससे कैश में बदल जाएगा वो। मतलब उसका एक सर्कल चलता है ना कि भाई जो स्टॉक है वो स्टॉक को आपने बेचा और स्टॉक किस में बदल गया, डेटर में बदल गया। डेटर ने आपको समय दे दिया और उसके बाद में क्या बन गया, वो कैश बन गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इसकी उम्र भी कितनी होगी, इसकी उम्र भी होगी 1 वर्ष होगी, और इसलिए ये क्या हो गया, ये करेंट असेट्स हो गया। ये किस में आ गया, ये चालू संपत्ति में आ गया। स्टॉक है ना, कैश हो गया, बैंक में पैसा है, कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश के समान है, और दूसरा हो गया हमारा स्टॉक हो गया। तीसरा आ रहा है हमारा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करेंट इन्वेस्टमेंट। एक और कौन सा आ रहा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब ये होता है अल्पकालीन विनियोग। हिंदी में लिखूं मैं इसको, अल्पकालीन विनियोग। अब अल्पकालीन विनियोग, तो विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको हटा के समझ लेते हैं। चालू अनुपात में दो चीज़ों को हमें समझना है। एक को समझना है चालू संपत्ति, ठीक। तो चालू संपत्ति में सबसे पहला हमने समझ लिया रोकड़, ठीक है। फिर हमने समझ लिया बैंक, उसके बाद में रोकड़ तुल्य, उसके बाद में बता दिया मैंने स्टॉक, के बाद में बता रहा हूँ अल्पकालीन विनियोग। अल्पकालीन विनियोग, अल्पकालीन विनियोग मतलब आपने कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट किया है और वो अल्पकाल के लिए मतलब 12 महीने की अवधि के लिए है, 1 वर्ष के लिए आपने विनियोग किया है, तो वो भी किस में आएगा, चालू संपत्ति की उम्र ही 1 वर्ष होती है। तो आपने यदि अल्पकाल के लिए विनियोग किया है तो ये सब किस में आएगा, अल्प विनियोग में आएगा, ठीक है। फिर है अल्पकालीन विनियोग, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। अल्पकालीन ऋण व अग्रिम। अब आप बोलोगे सर ये ऋण और अग्रिम मतलब आप किसी से यदि लोन ले सकते हो तो आप किसी को लोन दे भी तो सकते हो। तो आपने कहीं पर अल्पकाल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट किया है और आपने किसी को अल्पकाल के लिए मतलब 1 वर्ष के लिए पैसा उधार दिया हुआ है, तो ये भी किस में आएगा, ये भी आपके उसी के अंतर आएगा। यहाँ पर स्टॉक में क्या आ गया, आपका एक देनदार भी आ गया, प्राप्ति पत्र आ गए, ये सब क्या है, ये सब आपकी क्या है, चालू संपत्तियाँ होगी। देनदार है, प्राप्ति पत्र है, अल्पकालीन विनियोग है, अल्पकालीन ऋण और अग्रिम है, रोकड़ है, रोकड़ तुल्य है, रोकड़ बैंक में रोकड़ है, ये सब क्या है, पूर्वदत्त व्यय है, और भी पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय मतलब आपने किसी को एडवांस दिया हुआ है तो वो आप किसी से भी ले सकते हो, तो वो सब किस में आएगा, एडवांस में आ जाएगा। फिर उपार्जित आय, एक और क्या आ जाती है, उपार्जित आय मतलब आपने आय उपार्जित कर लिए, पूर्वदत्त व्यय हो गया, उपार्जित आय हो गई। फिर आपने कोई एडवांस में टैक्स भर दिया है, अग्रिम कर, है ना, ये सब चालू संपत्तियां हैं। जब भी प्रश्न में पूछे जाएगी तो चालू संपत्तियां कौन कौन सी है, तो ये चालू संपत्तियों की लिस्ट हमें बनाना पड़ेगा। रोकड़, बैंक में रोकड़, रोकड़ के समान, स्टॉक, स्टॉक से देनदार बनता है, प्राप्ति पत्र बनता है, अल्पकालीन विनियोग है, अल्पकालीन ऋण और अग्रिम है, फिर पूर्वदत्त व्यय है, उपार्जित आय है और अग्रिम कर। पूर्वदत्त व्यय मतलब किसी को आपने एडवांस में दे दिया है तो वो भी आपकी संपत्ति हो गई, चालू संपत्ति हो गई। उपार्जित आय, और फिर है अग्रिम कर मतलब एडवांस में आपने गवर्नमेंट को टैक्स भरा है तो वो भी आपकी एक प्रकार की संपत्ति है, ठीक है। अब हम चलते हैं चालू दायित्व की तरफ।
ठीक है, इसको समझ लेते हैं, फिर क्लोज करेंगे आज की क्लास को। चालू दायित्व में कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले चालू दायित्व मतलब ठीक है, तो चालू दायित्व भी जिनकी उम्र 1 वर्ष की होती है, जैसे लेनदार है, लेनदार है, देय बिल है, ठीक है। उसके बाद में अदत्त व्यय है, इसको हम क्या बोलेंगे, अदत्त व्यय है। आपने अल्पकालीन ऋण लिया है ना, आपने अल्पकाल के लिए किसी से ऋण लिया हुआ है, तो ये भी सब आपके क्या है, ये दायित्व है। जो कि सब 12 माह के अवधि के लिए होते हैं। तो ये इस प्रकार से हम चालू अनुपात जो है, उस चालू अनुपात को हम समझ सकते हैं। क्लियर है ये? तो जो प्रश्न था उस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये सकल लाभ अनुपात हो गया, ये चालू अनुपात हो गया। तो यहाँ तक हमारे जो 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन ये आज की क्लास में हमने समझ लिया है। अब आगे की जो क्लास है उस क्लास में हम 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के ऊपर भी चर्चा करेंगे, थ्योरी वाले, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको भी हम साथ में करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।